कि मुझे एक कुत्ता दौड़ा रहा है, हम भागेंगे वहां से। सिंपल सी बात है, भागेंगे। भागेंगे तो हमारा एक पैर भागने में मदद करेगा, तो वही दूसरा पैर भी है हमारा। ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं भैया पीयूष भैया रुको, हम आज भागने के मूड में नहीं है। या ऑक्सीजन जब जाएगा तभी तो ऊर्जा मिलेगी हमें, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और जब डिमांड बढ़ेगी तो मस्कुलर एक्टिविटी हम बढ़ा देंगे। रिस्पिरेटरी सिस्टम ने हवा लेने की दर बढ़ा दी, सर्कुलेटरी सिस्टम ने सप्लाई की दर बढ़ा दी, पंपिंग की दर बढ़ा दी। ये होता है क्या, एनसीईआरटी या किसी भी किताब की जब लाइंस पढ़ते हैं तो हम न्यूज़पेपर की तरह आगे बढ़ के निकल ना लें। उसका एक डायग्राम, उसकी एक समझ अपने हिसाब से जब होती है हमारी, तो हम किसी भी चैप्टर को बहुत इजीली टेकल कर लेते हैं, बहुत इजीली समझ पाते हैं उसके बारे में। एनर्जी की डिमांड कम हो गई तो अभी तक तो हम एनर्जी झोंके पड़े थे, ऑक्सीजन झोंके पड़े थे, रिस्पिरेशन की दर बढ़ाए हुए थे और सर्कुलेटरी सिस्टम उसी हिसाब से पंपिंग किए जा रहा था। अब हमने क्या की, रोक दी। इन न्यूरॉन्स के बीच में सेल्स पाई जाती हैं जो इनको कहते हैं हम कि जोड़ के रखती है, इसलिए ग्लायल सेल या ग्लू सेल बोलते हैं। गोद मतलब ग्लू मतलब जो चिपका के रखते हैं। हेलो रॉक स्टार्स, तो क्या हालचाल। और आज एक लेके आए हैं बहुत ही धमाकेदार चैप्टर जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में प्रॉब्लम होती है क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है, जो बेसिक फील है इस चैप्टर से, वो खो देते हैं। उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ेंगे इस चैप्टर को। पहले तो आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। ये जो चैप्टर देख के आपको डर लगता है ना, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो आपको सबसे कहीं डर लगता होगा तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट है। क्यों, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जब भी कोई बच्चा होता है 11-12 पास करता है या 11-12 में होता है तो उसे बहुत टफ लगता है। पढ़ने पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा है। लेकिन इसी चैप्टर को जो आपको टफ लगता था, जो आपको डराता था, इसी चैप्टर को हम इस अंदाज में पढ़ेंगे कि आपको सारी बातें पता रहेंगी, सारी बातें आप फील करेंगे, रटना नहीं पड़ेगा। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ने वाले हैं। पहले तो जो टर्म लिखा है, तो चैप्टर का नाम हमने दिया क्या, न्यूरल कंट्रोल। क्या नाम है भैया, न्यूरल कंट्रोल। तो दो चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा, एक तो कंट्रोल और दूसरा कोऑर्डिनेशन। पहले इसका मतलब समझते हैं। चैप्टर को 3 पार्ट में खत्म करेंगे। आपको भी पता होगा कि चैप्टर बहुत बड़ा है, तो हम प्यार से पढ़ेंगे और इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। लेकिन जो 2 बातें यहां बेसिक लिखी हुई हैं कि भैया कंट्रोल क्या होता है और कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कंट्रोल क्या होता है और कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इन दोनों को बात समझ लें। कंट्रोल क्या होता है, सिंपल सी बात है यार, कंट्रोल के बारे में आप सबको पता है। हम किसी को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी उसके सारे फंक्शंस को हम रेगुलेट कर रहे हैं कि तुम्हें अब ये करना है, तुम्हें अब वो करना है, यही तो कंट्रोल होता है। तो सिंपल सी बात है, न्यूरल कंट्रोल मतलब तंत्रिकाओं के थ्रू या न्यूरॉन्स के थ्रू हम किसी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। किसको कंट्रोल कर रहे हैं अभी देखेंगे, क्या क्या कंट्रोल कर रहे हैं ये भी जानेंगे। दूसरा टर्म आया कोऑर्डिनेशन। दूसरा टर्म आया क्या, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, थोड़ा समझ लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई अंग काम कर रहा है, कोई ऑर्गन हमारे यहां फंक्शनल है। जैसे मान लीजिए मैंने एक्सेस किया कि मुझे एक कुत्ता दौड़ा रहा है, तो हमारा जो, हम भागेंगे वहां से। सिंपल सी बात है, भागेंगे। भागेंगे तो हमारा एक पैर भागने में मदद करेगा, तो वही दूसरा पैर भी है हमारा। ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं भैया पीयूष भैया रुको, हम आज भागने के मूड में नहीं है। तो जब एक, दो या दो से अधिक अंग एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इस बात को समझिएगा। कॉम्प्लीमेंट करना, अपोज नहीं करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक अंग एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसे ही बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। जैसे कहीं आपने पढ़ा होगा, अभी पिछले लेक्चर्स में जितने चैप्टर हमने पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, तो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि किडनी अगर हमारा कम जीएफआर बनाती थी तो ऐसा नहीं था कि हमारा ब्रेन, या ब्रेन में हाइपोथैलेमस तो कंट्रोल करता ही करता था। ऐसा नहीं था कि हमारा हृदय साथ नहीं दे रहा था, हमारा हार्ट साथ नहीं दे रहा था। हार्ट भी हार्ट बीट बढ़ाता था, चाहे जिस मैकेनिज्म से बढ़ा रहा हो, लेकिन कॉम्प्लीमेंट कर रहा था उसे। ऐसे नहीं कि भैया तुम किडनी, अच्छा तुम्हारा जीएफआर कम हुआ है ना, तो मैं क्यों अपनी काम बढ़ाऊं, ऐसा नहीं था। तो जब 2 या 2 से अधिक अंग एक दूसरे से इंटीग्रेट होते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे के फंक्शन को, इसी प्रक्रिया को हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं कि भैया बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। नॉर्मली हम देखते हैं कि सिंपल सी बात है, अपनी भाषा में समझिएगा। रन ले रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, मैच तो देख ही चल रहे हो, मैच तो देख ही रहे होगे, कल कोई बात नहीं, देखो रन ले रहे हैं तो हमने मान लीजिए मारा, तो हमारा जो पार्टनर है जो कि नॉन रनिंग छोर पे है, उधर दूसरे नॉन स्ट्राइकर छोर पे है, तो दूसरे में, एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन ना हो तो रन कंप्लीट हो पाएगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम अगर एक रन के लिए दौड़े तो हमारा पार्टनर कहेगा कि नहीं दौड़ेंगे, वो भी दौड़ता है, होता है ऐसा, तभी तो एक काम, एक रन पूरा होता है।
कोऑर्डिनेशन का मतलब होता ही है कि जब दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। तो हमारे यहाँ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, कहां से हम करते हैं, कहां से हमारे न्यूरॉन्स किन किन ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, और एक कैसे एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, एक दूसरे के फंक्शन को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसी बात को इस चैप्टर में पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए, जैसे कि हम बोला करते हैं ना कि न्यूक्लियस के बारे में अगर हम सोचे किसी सेल के, तो न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल। वैसे ही अगर हम अपने पूरे बॉडी की बात करें तो हम ब्रेन को बोलते हैं कि ब्रेन हमारे शरीर में जो है वो कंट्रोलिंग सेंटर की तरह काम करता है। मुझे समोसे खाने हैं, लेकिन इसका डिसीजन कौन लेता है, हमारा ब्रेन लेता है कि खाएं कि ना खाएं, पैसा है कि नहीं है, यहां खाएं या वहां खाएं, इसका डिसीजन कहां होगा, ब्रेन में। यानी ब्रेन कंट्रोल करता है हमारी एक्टिविटीज को, हमारी चाहतों को। चलिए हम जानते हैं इस चैप्टर में कि हम किसके थ्रू कैसे पढ़ेंगे। जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इस चैप्टर को हम बोलते हैं, इस चैप्टर को हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। थोड़ा इस चैप्टर की लाइंस देखते हैं एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी की लाइन है कि एज यू नो दैट फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन द होमियोस्टेसिस। कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट या कांस्टेंट बनाए रखने के लिए हमारे शरीर की एक्टिविटीज को ये जरूरी है कि क्या हो, हमारे जो ऑर्गन्स है वो कोऑर्डिनेटेड वे में काम करें। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट एंड कंप्लीमेंट देयर फंक्शन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम इस लाइन का मतलब नहीं समझ पाते हैं, जिसको मैंने समझा दिया है कि जब दो या दो से अधिक अंग एक दूसरे से इंटीग्रेट करते हैं, जुड़े होते हैं, और दोनों या दो से अधिक अंग एक दूसरे के काम को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, ना कि अपोज करते हैं, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। क्लियर है? यस या नो? क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज द एनर्जी डिमांडेड इंक्रीज। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो कहने का मतलब ये है कि एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है, आपको पता है। तो जब एनर्जी की डिमांड बढ़ती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती होगी। भैया ऑक्सीजन जब जाएगा तभी तो ऊर्जा मिलेगी हमें, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो मस्कुलर एक्टिविटी हम बढ़ा देंगे। द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो इंक्रीज। द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिएट द इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिस्पिरेशन, हार्ट बीट एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू द ब्लड वेसल्स। सिंपल सी बात है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ऑक्सीजन की डिमांड या एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी। एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी जब, तो हम क्या करेंगे, एनर्जी को सप्लाई करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ज्यादा। ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो हमें ब्रीदिंग ज्यादा करना पड़ेगा, रिस्पिरेशन ज्यादा करना पड़ेगा, और रिस्पिरेशन ब्रीदिंग हम करें ही तो गैसियस एक्सचेंज तमाम चीजें करनी पड़ेंगी। तो रिस्पिरेटरी रेट तो हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हार्ट बीट भी बढ़ेगा, हार्ट का भी तो फंक्शन बढ़ेगा, ब्लड पंपिंग ज्यादा करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की डिलीवरी इंश्योर कर सके। तो देखिए एक दूसरे के फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आपने एक काम किया, एक्सरसाइज किया, उसमें जरूरत पड़ी एनर्जी की, लेकिन उस एनर्जी के डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑर्गन सिस्टम है। रिस्पिरेटरी सिस्टम ने हवा लेने की दर बढ़ा दी, सर्कुलेटरी सिस्टम ने सप्लाई की दर बढ़ा दी, पंपिंग की दर बढ़ा दी। ये होता है क्या, कोऑर्डिनेशन। इजी, समझ गए? यस या नो? या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि लाइंस को समझना बहुत जरूरी है कि जो हम एनसीईआरटी या किसी भी किताब की जब लाइंस पढ़ते हैं तो हम न्यूज़पेपर की तरह आगे बढ़ के निकल ना लें। उसका एक डायग्राम, उसकी एक समझ अपने हिसाब से जब होती है हमारी, तो हम किसी भी चैप्टर को बहुत इजीली टेकल कर लेते हैं, बहुत इजीली समझ पाते हैं उसके बारे में। हमारी लड़ाई रटने की नहीं है कि हमें एनसीईआरटी की हर लाइन आती है, हमें एनसीईआरटी की हर लाइन की समझ है, ये मैटर करता है। कि आपसे सवाल कहीं से भी पूछा जाए, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर आपको एनसीईआरटी की लाइंस याद है, एनसीईआरटी आपके साथ जाएगी थोड़ी, आपके साथ एनसीईआरटी की समझ जाएगी, उस समझ के हिसाब से आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पहला पैराग्राफ लिखा हुआ एनसीईआरटी में उसकी। व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप्ड। अब मान लीजिए कि इतने सारे लोग मिलकर काम कर ही रहे थे, लेकिन हमने क्या किया, चलो भैया एक्सरसाइज नहीं करें। अब नहीं करेंगे तो एनर्जी की डिमांड कम हो गई। एनर्जी की डिमांड कम हो गई तो अभी तक तो हम एनर्जी झोंके पड़े थे, ऑक्सीजन झोंके पड़े थे, रिस्पिरेशन की दर बढ़ाए हुए थे, और सर्कुलेटरी सिस्टम उसी हिसाब से पंपिंग किए जा रहा था। अब हमने क्या की, रोक दी। अब रोक दी तो तीनों लोग गुस्से में थोड़ी आएंगे, धीरे धीरे वो लोग भी अपनी एक्टिविटी कम कर लेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। The activities of nerves, lung, heart and kidney gradually return to their normal condition. Thus, the function of muscles, lungs, heart, blood vessels, kidney and other organs are coordinated. While performing physical exercise in our body,
द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेटेड एंड इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गन्स। अब मेन बात है कि जो हम बोल रहे थे, कहानी की शुरुआत इस चैप्टर की यहां से होती है, ठीक है। कैसे होती है भैया? हमने बोला कि हम एक्सरसाइज किए, और एक्सरसाइज जब करने लगे तो हमारे शरीर में, हमारे मसल्स को किसकी जरूरत पड़ी? ऑक्सीजन या एनर्जी की डिमांड बढ़ गई। एनर्जी की जब डिमांड बढ़ी तो हमने एनर्जी को सप्लाई करने के लिए, एनर्जी की जितनी डिमांड बढ़ी उसको मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई। ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे बढ़ी? तो हमने रिस्पिरेशन को बढ़ाया। हमने हार्ट से बोला कि भैया तुम पंपिंग थोड़ा तेज कर दो। क्लियर? यही तो किया। फिर जब हमने एक्सरसाइज रोका तो फिर यही सब चीजें अपने अपने नॉर्मल पोजीशन में आ गई, नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने लगी कि चलो भैया अब कोई बात नहीं। लेकिन इस दौरान हमारे मसल्स जब एक्सरसाइज कर रहे थे तो हमारा मसल, हमारा हार्ट, हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम किसी ना किसी कनेक्शन से तो जुड़े होंगे ना, कोई ना कोई इनको जोड़ के तो रखता होगा, और जोड़ के रखता होगा तभी तो एक दूसरे से क्या है, कोऑर्डिनेट हो पा रहे हैं। नहीं तो पता चलता किडनी का जीएफआर कम हो गया और दिल का कोई कनेक्शन ही नहीं है उससे, तो बोलता कि नहीं हमें तो पता ही नहीं चला भाई, समाचार ही नहीं मिला कि तुम परेशान थे, तो हम कैसे काम करेंगे। मसल्स हमारे एक्सरसाइज कर रहा है और मान लीजिए कि हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम से उसका कोई कनेक्शन ही ना हो, तो डिमांड करते रह जाओ ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का डिमांड करोगे तो पता तो चलना चाहिए, तो एक दूसरे से इंटीग्रेट होते हैं, और इंटीग्रेशन का काम यानी इनको जोड़ने का काम करता कौन है? हमारे यहाँ इंटीग्रेशन का काम दो सिस्टम्स परफॉर्म करते हैं, एक न्यूरल सिस्टम और एक केमिकल कोऑर्डिनेशन हम पढ़ेंगे जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है। हमारे शरीर के जो जितने ऑर्गन से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तभी हम कोऑर्डिनेट करा पाते हैं। कनेक्टेड ना होते तो कोऑर्डिनेशन कैसा होता? किसी चीज में कोऑर्डिनेशन बना रहे, सबसे पहला जरूरी स्टेप है कि उनके बीच में कनेक्शन बना रहे। जब कनेक्शन होगा तभी तो एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, प्रमोट करेंगे। लेकिन इस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए या कोऑर्डिनेट करने के लिए जरूरी है कि इनके बीच में कनेक्शन हो। एक कनेक्शन स्टेब्लिश कौन करता है, बनाता कौन है? तो हमारे यहाँ दो सिस्टम हम पढ़ते हैं, न्यूरल सिस्टम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो जहां जहां पे न्यूरॉन्स के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते थे अपने ऑर्गन को, वहां वहां न्यूरॉन्स के थ्रू कनेक्ट किया है। लेकिन मान लीजिए कहीं ऐसा हो कि जहां न्यूरल सप्लाई ना हो पा रहा हो, वहां हमने केमिकली भी चीजों को कनेक्ट किया है। लेकिन टारगेट क्या है? कनेक्ट रखना ऑर्गन्स को, ताकि जरूरत पड़ने पे हम कोऑर्डिनेट कर सकें। क्लियर है? तो हमारे यहां दो सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं इसलिए कि न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन्स सो दैट द फंक्शन इन सिंक्रोनाइज्ड फंक्शन, जो फंक्शन है उनका सिंक्रोनाइज्ड वे में हो सके, इसके लिए हमारे यहाँ न्यूरल सिस्टम और केमिकल कोऑर्डिनेशन यानी एंडोक्राइन सिस्टम मिलके काम करते हैं और ऑर्गन्स को क्या करते हैं, इंटीग्रेट रखते हैं, जिसकी वजह से उनका फंक्शन या जिसकी वजह से हम उनको कॉम्प्लीमेंट करा पाते हैं, कोऑर्डिनेट करा पाते हैं। क्लियर है? यस या नो? कोई समस्या भैया? इन दोनों लाइंस में जो एनसीईआरटी में आपके लिखी हुई है, दो पैराग्राफ में, यहां तक कोई सोच समझ में समस्या नहीं? आपके अपने अंदाज में आपको समझना चाहिए कि क्या बोल रहा है एनसीईआरटी। लाइंस पढ़ेंगे, स्किप करेंगे, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। स्किप करना ही नहीं, हमें लाइंस का मतलब समझना है अपनी भाषा में, यही तो पढ़ाई है। चलिए बात करें तो हमारे न्यूरल सिस्टम का जिक्र है। अब जब भी हम सिस्टम बोल रहे हैं तो सिस्टम तो अकेले बन नहीं जाता होगा, सिस्टम अकेले नहीं बनता होगा। और जैसा कि हमें पता है न्यूरल सिस्टम हम पढ़ रहे हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो न्यूरॉन होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। क्लियर है? तो पहले हम थोड़ा मोटा मोटी जान लेते हैं अपने न्यूरल सिस्टम के बारे में। न्यूरल सिस्टम का जब हम जिक्र करेंगे यानी नर्वस सिस्टम का हम जिक्र करेंगे तो हम इस बात को नहीं छोड़ेंगे कि हमारे यहाँ न्यूरल टिश्यू पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया? न्यूरल टिश्यू। बेसिकली ये डिस्कस किया गया है आपके बुक में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत कम में डिस्कस किया गया है, लेकिन हम थोड़ा इसको इंक्रीज करेंगे ताकि आपकी समझ बढ़ सके। क्योंकि हम पढ़ते तो हैं न्यूरॉन के बारे में और बचपन से पढ़ रहे होते हैं। जब भी न्यूरल टिश्यू बोला जाता है या नर्वस सिस्टम बोला जाता है तो हम न्यूरॉन पे चले जाते हैं। लेकिन क्या और भी कुछ चीजें हैं, उनको भी समझना हमें जरूरी है, उनसे भी कनेक्ट रहना जरूरी है। कौन सी चीजें हैं? तो पहले हम न्यूरल टिश्यू जान लें। टिश्यू किसे कहते हैं? हमने बोला कि टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म्स अ कॉमन फंक्शन नॉट सिमिलर फंक्शन which may or may not structurally same but same in origin। संरचना में वो सेम हो चाहे ना हो, दिखने में समान हो चाहे ना हो, उनकी उत्पत्ति समान होगी, ऑरिजिन समान होगी, और
जरूरी नहीं है कि वो एक तरह का ही फंक्शन परफॉर्म करें, लेकिन उन सारे टिश्यूज का फंक्शन, सारे सेल्स का फंक्शन मिलके जरूर एक फंक्शन होगा। अब इस लाइन को नहीं समझ पा रहे होंगे कि सारे टिश्यूज का फंक्शन मिलके जरूर एक फंक्शन होगा, या कॉमन फंक्शन क्या है। सपोज आपके घर में कोई इवेंट हो रहा है, कोई भी इवेंट हो रहा है, बाराती आ गई, शादी ही हो रहा है, तो डेफिनेट सी बात है यार कि उस शादी में अलग अलग आपके फैमिली के जो मेंबर हैं उनके अलग अलग कार्यक्रम हैं। कोई रिलेटिव को रिसीव कर रहा है, कोई बाकी की चीजों को देख रहा है, कोई लाइट देख रहा है, कोई मिठाई को, सब अरेंजमेंट में लगे हुए कि ताकि प्रॉपरली हर चीज डिलीवर हो सके, सब लोग आ सके, सबसे मिल सके, सब लोग जो आए हैं वो ब्रेकफास्ट, जो भी डिनर लंच करना हो कर सके। इसके लिए अलग अलग मेंबर्स ने क्या किया, अपना वर्क डिवाइड कर लिया ताकि एक जो इवेंट है उसको हम प्रॉपरली अंजाम दे सके, एंड दैट इज शादी। उसी तरह जब कोई सिस्टम बनता है तो उस सिस्टम में अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं, वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं, लेकिन उनका ओवरऑल फंक्शन जो होता है, जैसे एक ट्रेन चल रही है तो पहिए का काम है कि वो आगे ले जाएगी, लेकिन सेम टाइम में नट बोल्ट या पिस्टन जो लगा होता है उसका भी तो काम होता है। पिस्टन का अपना अलग काम है, लेकिन कंबाइंड रिजल्ट क्या होता है गाड़ी में या रेलगाड़ी में, कि गाड़ी का काम है चलना, और इस चलने के लिए अलग अलग जो पुर्जे होते हैं, पार्ट होते हैं, वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बट द कॉमन फंक्शन इज चलना। क्लियर है? आपकी अपनी भाषा में समझ में आई बात? तो हमारे यहां जब न्यूरल सिस्टम का जिक्र करते हैं, न्यूरॉन का या नर्वस सिस्टम का जिक्र करते हैं, तो बेसिकली हमें पढ़ाया ये ऐसा गया है कि हमें बस न्यूरॉन दिखता है। टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म्स अ कॉमन फंक्शन, it may or may not structurally same but same in origin, that is the definition of tissue। न्यूरल टिश्यू की बात कर रहे हैं। अब न्यूरल टिश्यू में जब हम पढ़ने जाते हैं क्लास 6 से जब चालू होता है चैप्टर, तो हमें बस न्यूरॉन दिखाई देता है, न्यूरॉन दिखाया जाता है। अब हम जानेंगे कि न्यूरल टिश्यू होते कितने प्रकार के हैं। तो बेसिकली न्यूरल टिश्यू चार प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। कौन कौन से भैया? न्यूरल टिश्यू के जो 4 टाइप हैं उसमें पहला टाइप हम बोलते हैं क्या? न्यूरोग्लाया सेल्स। बहुत ध्यान से समझिएगा, सारी कहानी यहीं से चालू होगी। क्या होता है भैया? न्यूरोग्लाया। कई जगह इसे ग्लायल सेल लिखा हुआ है या ग्लू सेल लिखा हुआ है, न्यूरोग्लाया। दूसरा हमारे पास होता है न्यूरोसिक्रेटरी सेल। थोड़ा थोड़ा हम जिक्र करेंगे न्यूरोसिक्रेटरी सेल। न्यूरोसिक्रेटरी सेल बोलते हैं इसको, भी हम आपको दिखाएंगे, फील कराएंगे कि क्या है। फिर तीसरा आइटम जो हम पढ़ते हैं क्या होता है, हम बोलते हैं कि न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के बाद हमारे पास एपेंडाइमल सेल्स होती है। एपेंडाइमल सेल्स। और एपेंडाइमल सेल्स के बाद बात करें तो चौथा हमारे पास जो टिश्यू होता है, सेल होता है, वो क्या होता है? हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जिनके बारे में हम बचपन से जान रहे होते हैं। और बेसिकली इतना जान रहे होते हैं कि जब भी नर्वस सिस्टम का जिक्र होता है तो हमें इन्हीं का डायग्राम याद आता है, बाकी लोग हम थोड़ा सा अवेयर नहीं होते। अब देखिएगा, न्यूरोग्लाया की बात करें तो एक लाइन लिखी होगी आपके एनसीईआरटी में कि 50% या मोर देन 50% ऑफ आवर नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ न्यूरोग्लाया। मोर देन 50%, मोर देन 50% पार्ट ऑफ न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू का 50% से अधिक पार्ट जो बनाता है वो क्या बनाता है? हमारी न्यूरोग्लाया बनाती है। अब भैया इसका तो जिक्र हमने सुना ही नहीं, थोड़ा बता दो कि क्या होता है। अगले पेज पे ले चलते हैं, क्योंकि यहां तो हम बातें लिख लेंगे, अगले पेज पे हम समझते हैं। जिक्र किसका क्या कर रहे हैं हम? न्यूरोग्लाया का। बहुत ध्यान से समझना, जिक्र किसका कर रहे हैं? न्यूरोग्लाया का। न्यूरोग्लाया का जब हम जिक्र कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 50% पार्ट बनाता है हमारे यहां न्यूरल टिश्यू का। अब हम बात करें तो हमारे यहां नर्वस सिस्टम को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक को बोला गया है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरे को बोला गया है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी जब हम देखेंगे, सिस्टम में चलेंगे तो जरूर इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे, लेकिन अभी इसको नाम की तरह ही रखिए। एक को बोल रहे हैं सीएनएस, दूसरे को बोलते हैं क्या? पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जब हम बात करते हैं सीएनएस या पीएनएस की, तो न्यूरोग्लाया हम बोल रहे हैं कि 50% पार्ट बनाता है हमारे नर्वस सिस्टम का, न्यूरल टिश्यू का। 50% पार्ट में जो सीएनएस में न्यूरोग्लाया हमारे यहाँ पाई जाती हैं, उनके भी अलग अलग नाम हैं। अब न्यूरोग्लाया होती कहाँ है पहले समझ लीजिए, तब नाम का मतलब समझ में आएगा। जैसे बचपन से जो डायग्राम से हम एकदम भली भांति परिचित होते हैं, वो हमारा हंसता खेलता न्यूरॉन होता है। तो न्यूरॉन तो बहुत सारे आपने पढ़ा होगा कि मिलियन न्यूरॉन पाए जाते हैं।
इन न्यूरॉन, जैसे मान लीजिए एक न्यूरॉन हो गया, दो न्यूरॉन, ऐसे न्यूरॉन्स होंगे हमारे यहाँ। इन न्यूरॉन्स के बीच में सेल्स पाई जाती हैं जो इनको कहते हैं हम कि जोड़ के रखती है। इसलिए ग्लायल सेल या ग्लू सेल बोलते हैं। गोद मतलब ग्लू मतलब जो चिपका के रखते हैं। ऐसे ऐसे सेल्स पाई जाती हैं इन न्यूरॉन्स के चारों तरफ। देखेंगे इनका फंक्शन क्या होता है, लेकिन ये ऐसे ही मौजूद होती हैं, यानी न्यूरॉन्स के चारों तरफ ऐसी ग्लू सेल पाई जाती हैं जो न्यूरॉन्स को जोड़ के रखती हैं। इसलिए इसे हम न्यूरोग्लाया बोल रहे हैं। अब हमारे यहां सिस्टम दो है, सीएनएस और पीएनएस। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए, सीएनएस और पीएनएस। अब सीएनएस में जब हम चलते हैं तो न्यूरोग्लाया बोलते हैं कि तीन तरह की हो जाती हैं। काम के हिसाब से हम सेल को नाम देते हैं, काम के हिसाब से नाम देते हैं हम। सीएनएस में बोलते हैं तीन तरह की न्यूरोग्लाया पाई जाती है। कौन कौन सी भैया? तो सीएनएस में जब हम नाम देते हैं तो बोलते हैं क्या, हमारे पास एस्ट्रोसाइट सेल्स होती है, एस्ट्रोसाइट सेल। फिर दूसरा हम बोलते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट। और तीसरा हमारे पास जो सेल होता है उसे हम बोलते हैं क्या, माइक्रोग्लाया। क्या बोलते हैं भैया? माइक्रोग्लाया बोलते हैं। ये तीन तरह की सेल्स हमारे यहां पाई जाती है। किसमें? तीन तरह की न्यूरोग्लाया पाई जाती हैं सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब तीनों का काम अलग अलग है भैया। हम कह रहे हैं कि ये जोड़ के रखती है। चलो ये अच्छी बात है, जोड़ के रखती है। थोड़ा नाम जान लें, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है कि हमारे यहाँ एस्ट्रोसाइट क्या बनाती हैं। आपने नाम सुना होगा ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर हम रट लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है। बैरियर मतलब होता है अवरोध, रुकावट। ठीक है। अब ब्लड और ब्रेन, यानी ब्लड के बीच में और ब्रेन के बीच में कोई रुकावट है, कोई बैरियर बन रहा है, बाधा बन रहा है, अवरोध लगा रहा है। तो पहली बात कि भैया ऐसा कौन है और क्यों कर रहा है, ऐसा कौन है और क्यों कर रहा है। आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो हमारा न्यूरॉन होता है उसके अंदर डिवीजन का पावर नहीं होता है। यानी जितने न्यूरॉन के साथ हम पैदा हुए हैं उतने ही न्यूरॉन के साथ हम खत्म हो जाएंगे। और डिवीजन इसलिए नहीं करता क्योंकि हमारे यहाँ न्यूरॉन के पास सेंट्रियोल नहीं पाए जाते, इसी वजह से इसके पास पावर ऑफ डिवीजन नहीं होता है। यानी जिस चीज के साथ हम पैदा हुए हैं और उतने ही लोगों के साथ खत्म होंगे, तो हमारी बॉडी की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि भैया इसको बहुत बचा के रखना है हमें, यानी बहुत प्रोटेक्ट करके रखना है। क्योंकि खो दिया तो दोबारा हम बना नहीं पाएंगे इसे। तो हमारी बॉडी कुछ ऐसा ही रिस्पॉन्ड करती है इसके लिए। तो हमारे यहाँ जो न्यूरॉन है, सिंपल सी बात है, हम हर सेल को ब्लड के थ्रू कनेक्ट रखते हैं ताकि उसको न्यूट्रिशन देख सके, ताकि उसको ऑक्सीजन दे सके, उसमें मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल जो बन रहा है उसको हम बाहर ले जा सके। इसके लिए हमारे यहाँ ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड की सप्लाई इंश्योर करती हैं टू ईच एंड एवरी सेल। ऐसा होता है। सिंपल सी बात है, न्यूरॉन को हम बहुत ही प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। तो ब्लड के थ्रू जब कोई चीज डिलीवर होने जाता है, ब्लड के चीज जब कोई चीज डिलीवर होने जाता है कि भैया हम इस न्यूरॉन को देने जा रहे हैं, तो होता क्या है, तो इस न्यूरॉन के चारों तरफ तो हमारे यहाँ हम बोल रहे हैं कि न्यूरोग्लाया सेल्स होंगी। जब ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट पहुंचा या कोई भी चीज हम डिलीवरी के लिए लेके गए, तो हमने देखा कि यहाँ पे कुछ सेल्स आती है चल के ब्लड वेसल के पास ऐसे, और पूछती है कि क्या लाए हो, जो लाए हो हमें दे दो। और ये जो भी ब्लड के थ्रू जा रहा होता है उसे रिसीव करती हैं। जो भी ब्लड लेके गया है उसे क्या करती हैं, रिसीव करती हैं। रिसीव करने के बाद एनालाइज करती हैं कि जो हमने रिसीव किया है क्या वो सही है, ऐसा तो नहीं कहीं हमारे न्यूरॉन को डैमेज कर देगा, ऐसा तो नहीं कि कहीं जो मैंने मटेरियल रिसीव किया वो न्यूरॉन को डैमेज कर देगा। अगर इनको लगता है कि सही है, जो भी हमने रिसीव किया है मटेरियल वो न्यूरॉन को डैमेज नहीं करेगा, तो ये जाएंगी धीरे धीरे न्यूरॉन से चिपकेंगी और चिपकने के बाद कहेंगी कि लो भैया तुम्हारे लिए मैं लाई। ठीक है, पहली कहानी तो ये हो गई। अब सोच रहे होगे कि जब अच्छा लगा तो लेके गई, अगर इनको लगता कि नहीं जो हमने रिसीव किया है वो तो नुकसान पहुंचाएगा हमारे न्यूरॉन को, तब क्या करेंगे? जब इनको पता चलेगा कि जो इन्होंने रिसीव किया है वो नुकसान पहुंचाएगी, तो ये सीधे भागे भागे माइक्रोग्लाया के पास पहुंचेंगी और बोलेंगी कि भैया मुझे खा के खत्म कर दो, क्योंकि मैंने गलत चीज रिसीव कर ली है जो हमारे न्यूरॉन को डैमेज करा देगा। यानी ब्लड के थ्रू जो भी लेके हम गए वो हम डायरेक्टली न्यूरॉन को नहीं दे पाए। हमारे बीच में एक सेल्स थी जो चेक करती थी कि क्या ये सही है या नहीं है। तो यही जो ब्लड के थ्रू कंपोनेंट लेके जा रहे हैं और जो सेल्स हमें मिल रही हैं चेक करने के लिए, उन्हीं सेल्स को हम बोलते हैं एस्ट्रोसाइट। हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ क्या बनाती हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। लिख दिया,
अब समझ में आया ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, अवरोध है इसके बीच में। और माइक्रोग्लाया को देखिए तो ये फैगोसिटिक इन नेचर होती है। ये यही जब लगेगा इन्हें कि नहीं भैया कुछ चीज गलत हो गया है तो ये खा जाती हैं इनको। क्लियर, यहां तक कोई समस्या? चलिए ओलिगोडेंड्रोसाइट तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यहां पीएनएस में चलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में चलते हैं। जब पीएनएस में हम चलेंगे तो पीएनएस में भी दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं। पहले को हम बोलते हैं क्या, स्वान सेल, जिसके नाम से बारे में आप बचपन से ही पढ़ रहे हैं, स्वान सेल। और दूसरी सेल जो होती है उसका नाम होता है क्या, सैटेलाइट सेल। ये पीएनएस की कहानी है, सैटेलाइट सेल। ध्यान रहे कि जो काम हमारे यहाँ सीएनएस में माइक्रोग्लाया का है, वही सेम काम हमारे यहाँ क्या है, सैटेलाइट सेल का है। यानी ये भी फैगोसिटिक इन नेचर होती हैं, लेकिन ये पीएनएस में पाई जाती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाई जाती हैं। और जो काम हमारे यहाँ स्वान सेल का है, सब लोग जान रहे होंगे, स्वान सेल क्या करता है, माइलिन शीथ बनाता है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि माइलिन शीथ होता क्या है। समझिएगा, आपके एनसीईआरटी में ही लाइन लिखा हुआ है, इन दोनों का काम यह है माइलिन शीथ बनाना। अगर ये सीएनएस में पाई जाती हैं तो सीएनएस में माइलिन शीथ बनाती होंगी, अगर ये पीएनएस में पाई जाती हैं तो पीएनएस में बनाई जाती हैं। लेकिन आपके दिमाग के अंदर कूट कूट के भरा गया है, दिमाग में क्यों भरा गया है, क्योंकि बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि भैया माइलिन शीथ स्वान सेल बनाती है। पहले तो हमें समझ में नहीं आता कि माइलिन शीथ होता क्या है। आपके एनसीईआरटी में दो लाइनें लिखी हैं इसके बारे में, उन दोनों लाइनों को थोड़ा समझिएगा। लिखा गया है कि वेन न्यूरोग्लाया इन्वलप्ड न्यूरॉन और दूसरी लाइन लिखा गया है कि वेन न्यूरोग्लाया इनक्लोजेज न्यूरॉन, इनक्लोज। अभी जो दो लाइन है एनसीईआरटी की, उन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। हम बोलते हैं कि वेन न्यूरोग्लाया इन्वलप्ड न्यूरॉन दैट विल फॉर्म माइलिनेटेड नर्व फाइबर, एंड वेन न्यूरोग्लाया इन्वलप्ड न्यूरॉन दैट विल फॉर्म अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। अब दो लाइनों का डिफरेंस हमें समझना जरूरी होगा, क्योंकि हम तो पढ़ के आगे निकल जाते हैं और हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता है कि इसका मतलब क्या हुआ। ध्यान रहे, इन्वलप्ड और इनक्लोज में बड़ा डिफरेंस होता है टेक्निकली। ये दोनों चीजें किसी चीज को घेर रही होती हैं, किसी चीज के चारों तरफ है। इन्वलप किसी चीज को करेंगे तब भी उसके चारों तरफ, और इनक्लोज करेंगे तब भी चारों तरफ। जैसे मान लीजिए जिस भी रूम में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो रूम जो है उसकी चारों दीवार जो है, ऊपर छत नीचे जमीन, ये सब मुझे ढक रही है। इस रूम के बाहर का कोई इंसान मेरे कांटेक्ट में नहीं है, और ये टी शर्ट भी मुझे ढक रहा है, लेकिन ये टी शर्ट हमारे साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है और ये दीवार हमसे दूर है। तो अगर हमारा कोई क्रॉस सेक्शन करे तो हमारा टी शर्ट जरूर साथ में आएगा, लेकिन दीवारें नहीं आएंगी साथ में। तो हमारे पास जो न्यूरोग्लाया, जो कि न्यूरॉन्स के चारों तरफ जब होती हैं, जब वो न्यूरॉन के बहुत क्लोज एसोसिएशन में होती हैं, तो न्यूरॉन पे एक और लेयर बना देती हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं न्यूरॉन भाई साहब, हम बोल रहे हैं कि कुछ सेल्स ऐसी हैं जो इनसे एकदम चिपकी हुई हैं, तो भैया बाउंड्री तो बना दिया ना। तो ऐसे न्यूरॉन को जहां पे न्यूरोग्लाया एकदम क्लोजली एसोसिएटेड है, हम बोलते हैं क्या हुआ भैया, ये बन गया हमारा माइलिनेटेड नर्व फाइबर। और न्यूरॉन के जिस पॉइंट पे एसोसिएटेड है, तो इसे हम बोलते हैं माइलिन शीथ, माइलिन शीथ बोलते हैं। और जहां पे माइलिन शीथ नहीं पाई जाती है उसे हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। तो बात ये हुई कि हमारे यहां जब सीएनएस में जो न्यूरॉन पाए जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन पाए जाते हैं, वो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल बनाते हैं। और जो पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन होते हैं, वो कौन बनाता है, तो बनाते हैं स्वान सेल्स। आपसे सवाल जनरली पूछा जाता है कि न्यूरॉन माइलिन शीथ इज फॉर्म्ड बाय, आप चूंकि बचपन से जनरलाइज आंसर जानते हो, दैट इज स्वान सेल। लेकिन उसी क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट हो जाए कि इन सीएनएस माइलिन शीथ इज फॉर्म्ड बाय, तब आपको होने लगती है समस्या। और मान लीजिए कहीं सवाल ऐसा भी हो कि माइलिन शीथ इज फॉर्म्ड बाय
ओलिगोडेंड्रोसाइट भी ऑप्शन में हो, स्वान सेल भी हो और बोथ भी हो ऑप्शन में, तो आपको बोथ प्रीफर करना पड़ेगा। सवाल एक ही है और यही सवाल आपको सिली मिस्टेक्स की तरफ ले जाता है। ओ माय गॉड, ऐसे कर देते हो, अरे यार स्वान सेल लगा दिया, सीएनएस देखा ही नहीं, ओलिगोडेंड्रोसाइट के बारे में जानता ही नहीं था यार, बोथ था ऑप्शन इसका, तो ऐसे करते हो आप। इसीलिए एग्जामिनेशन हॉल से जब बाहर तुरंत निकलते हैं तो हमारा 100 में 100 सही होता है। रास्ते में 2-4 दोस्तों से मिलते हैं तो 90 हो जाता है, घर जाते जाते 70 हो जाता है और आंसर की आते आते 60 हो जाता है। बस यही सिली मिस्टेक्स, इन्हीं सिली मिस्टेक्स को हम टेक्निकली जानते हैं कि कैसे सही करेंगे। तो यही तरीका है कि आप लाइंस का मतलब समझिए ना कि लाइंस को पढ़िए। ठीक है, ये बात हो गई हमारे किसके बारे में भैया, ये बात हो गई हमारे यहाँ ओलिगोडेंड्रोसाइट और स्वान सेल के बारे में। फिर हमारे पास जो तीसरी सेल बची, यहां पे जब चले तो न्यूरोग्लाया का हमने जिक्र कर लिया, इनका टाइप देख लिया। अब हमारे ही हाइपोथैलेमस में चलेंगे जब, तो हमारे हाइपोथैलेमस में देखा होगा कि हमारे हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो बनते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो बनते हैं, जब पढ़ेंगे केमिकल कंट्रोल तो देखेंगे हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो बनते हैं। यार हम कह रहे हैं कि हमारे शरीर का काम जो है, हमारे ब्रेन का काम है कि हमारे यहाँ इंटीग्रेट करता है सेल्स को, लेकिन हमारे ही ब्रेन में कुछ सेल्स ऐसी पाई जाती हैं जो कुछ हार्मोन भी बनाती हैं, उन्हें हम न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स बोलते हैं। जब हम ब्रेन का एग्जैक्ट डायग्राम पढ़ रहे होंगे तो हम देखेंगे हमारा ब्रेन खोखला होता है, और ब्रेन खोखला जो होता है, खोखला जो स्ट्रक्चर बना है जिसे वेंट्रिकल हम बोलते हैं, इसी की जो एपिथेलियम होती है उस पे सिलिएटेड सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें एपेंडाइमल सेल्स कहते हैं। इनका कोई काम ऐसा नहीं है कि ये इंटीग्रेट करे किसी ऑर्गन को, लेकिन जो भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसको कॉन्टिन्यूअसली मूव कराने में इनका रोल होता है। तो एपेंडाइमल सेल्स पाई जाती हैं, और चूंकि न्यूरॉन के बारे में हम पहले से ही जानते हैं तो इसको हम थोड़ा और पढ़ लेंगे। लेकिन ये 4 तरह की जो सेल्स होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं और बनाती हैं हमारे यहाँ क्या, न्यूरल टिश्यू। और हम अभी भी बोल रहे हैं कि न्यूरल टिश्यू में भी देखें तो 50% या मोर देन 50% पार्ट ऑफ आवर न्यूरल टिश्यू इज फॉर्म्ड बाय न्यूरोग्लाया। क्लियर है? तो नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो अपने यहां न्यूरल सिस्टम को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। न्यूरल सिस्टम को 2 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। अब कहोगे कि कौन कौन से 2 हिस्से हैं भैया, कौन कौन से 2 चीजें हैं? तो न्यूरल सिस्टम को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा बॉडी हो गया और एक हाथ पैर हो गए हमारे, चलिए अच्छी बात है। तो हम न्यूरल सिस्टम को 2 हिस्सों में बांटते हैं। हम बोलते हैं कि भैया क्या है, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी मेन पार्टी है। अभी इसको भी समझाऊंगा आपके अपने लहजे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, और दूसरा हमारे पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बहुत ध्यान से समझिएगा, पीएनएस। सीएनएस हो गया और पीएनएस हो गया, दोनों कैसे बनता है समझिएगा। सीएनएस के 2 हिस्से हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में और दूसरा पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अब ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड पढ़ लिया तो भैया हमारे पास जो पीएनएस है वो क्या होता है। पीएनएस को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, लेकिन अभी पहले यहां हम फोकस कर लें। हम बोल रहे हैं कि सीएनएस और स्पाइनल कॉर्ड हो गया, इसको हम थोड़ा समझते हैं कि न्यूरल सिस्टम है क्या। हम बोलते हैं कि कंट्रोलिंग सेंटर है हमारे बॉडी का। क्या है? कंट्रोलिंग सेंटर है। हम कह रहे हैं कि मान लीजिए हमारा ब्रेन हो गया, इसको एज्यूम करिए कि आपके यहां मोहल्ले में लगा हुआ ट्रांसफार्मर है, आपके मोहल्ले में लगा हुआ ट्रांसफार्मर है, ये हो गया ब्रेन। अब इसी ट्रांसफार्मर से एक मेन वायर निकलता है जो पोल होता है उस पे जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जो पोल होता है उस पे जाता है, और इसी इलेक्ट्रिसिटी के पोल से हम चिंटू, मिंटू, मोहन, रीना, राकेश सबके यहां लाइट देते हैं। कि जो ट्रांसफार्मर है और जो मेन वायर निकला, ट्रांसफार्मर काम कर रहा है हमारे ब्रेन की तरह, जो मेन वायर निकला वो काम कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड की तरह, और बाकी के हिस्सों में बाकी के लोगों के घरों में सप्लाई देने के लिए, यानी स्पाइनल कॉर्ड से हमारे यहाँ क्या होता होगा, अलग अलग अंगों में, किडनी को कोई गए, कोई हार्ट के पास जा रहे हैं, कोई लीवर के पास, ऐसा जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन है। किसका डिस्ट्रीब्यूशन है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको ऐसे ही एग्जैक्टली समझना पड़ेगा। चलिए बात करें थोड़ा सा इसके बारे में, आगे जान लें तो हम बोलते हैं कि ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड द पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। द सीएनएस इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड
and it is the site of information processing control, and the PNS comprises of all the nerves of the body associated with the CNS, like brain and spinal cord. The nerve fiber of the PNS are of two types, afferent fiber and efferent fiber. PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो एफरेंट नेचर में होगा, और इफरेंट, एफरेंट किसे कहते हैं, जब कोई चीज, जैसे मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे मैसेज लेके आता हो, ये हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये हो गया एफरेंट, और यहां से फिर यहां से रिस्पॉन्स जाता हो ब्रेन से, ये हो गया इफरेंट। यानी दो तरह के नर्व फाइबर पाए जाएंगे। जो एफरेंट फाइबर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेंसरी, और जो इफरेंट फाइबर होते हैं उसे हम बोलते हैं मोटर। यानी न्यूरॉन ही तो हैं, जो एफरेंट नेचर में होंगे उन्हें सेंसरी न्यूरॉन कहेंगे, और जो इफरेंट होंगे उसे मोटर कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? मोटर बोलते हैं। ये रिस्पॉन्स को ले जाते हैं। फिर आगे हम बात करें कि क्या बातें पढ़नी है हमें, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में चलेंगे तो इन लाइंस का बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से सवाल पूछा गया है, इसलिए मैं इन लाइंस को लेके आया हूँ। जैसे आपको पता होगा कि एनसीईआरटी के लाइंस से सवाल बनते हैं, असर्शन रीजन हो या स्टेटमेंट के सवाल हो, एनसीईआरटी के लाइन से ये एज इट इज बनते हैं, इसलिए इन बातों को हम पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं इसे लेके आया हूँ कि आप कम से कम कंपेरिजन कर पाइएगा कि जो भी पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो या एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप देखिएगा कि एनसीईआरटी का कितना इंपॉर्टेंस है, लेकिन समझ होनी चाहिए। The PNS is divided into two division called somatic system and autonomic neural system। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। The PNS is divided into two part। यहां तक की बात कर लें, चलो इसको बढ़ा लें, ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है। यानी पीएनएस को भी दो हिस्सों में हम बांट लेते हैं। हम एक को बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक को बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे यहाँ रिले करता है इंपल्सेस को, जो भी इंफॉर्मेशन है रिले करता है इंपल्सेस को फ्रॉम सीएनएस यानी ब्रेन से स्केलेटल मसल के लिए। यानी सिंपल सी बात है, वॉलंटरी एक्शन को हमारे यहाँ कंट्रोल कौन करता है? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम करता है, एसएनएस करता है, वॉलंटरी एक्शंस। क्योंकि स्केलेटल मसल वॉलंटरी नेचर होती है, तो जो भी वॉलंटरी, हमें हाथ घुमाना है, पैर घुमाना है, भागना है, हमें दौड़ना है, हमें जीभ चटकाना है, जो भी करना है, एसएनएस यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा जो पार्ट है हमारे यहाँ पीएनएस का वो है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम बेसिकली हम बोले तो ये इनवॉलंटरी एक्शंस को रेगुलेट करता है। जैसे कि ये ट्रांसमिट करता है इंपल्स को सीएनएस टू इनवॉलंटरी ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। स्मूथ मसल पढ़ा होगा कि रेगुलेशन वाइज क्या होती हैं? इनवॉलंटरी इन नेचर होती हैं। द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम फिर से डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है इमरजेंसी कंडीशन के दौरान जो भी चीजें राइज करती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, पीपल का डायलेट, ये तमाम फंक्शंस को पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कंट्रोल करती है। और जैसे ही हम नॉर्मलाइज कंडीशन में लाते हैं बॉडी को, इमरजेंसी कंडीशन खत्म होने के बाद, तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी हमारा काम करना शुरू करती है। फिर हमारे यहाँ विसरल नर्वस सिस्टम का जिक्र है कि विसरल नर्वस सिस्टम होता है क्या है? विसरा मतलब होता है बॉडी। विसरल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंप्राइजेस द होल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ नर्व फाइबर्स, गैंग्लिया एंड प्लेक्सस बाय विच impulses travel from the central nervous system to the viscera and forms the viscera of the central nervous system। तो ऐसे नर्वस सिस्टम को जो विसरल पार्ट को, जहां पे विसरल पार्ट में हमारे यहाँ न्यूरॉन्स जाते हैं, गैंग्लियान जाती है, जो भी है, प्लेक्ससेस यानी जाल जाती हैं, नर्व की जाल जाती है, तो ये विसरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। यानी ऐसा पीएनएस का वह पार्ट जो हमारे यहाँ विसरा को कनेक्ट करता है सीएनएस से, उसे विसरल न्यूरस सिस्टम के अंदर में लाते हैं। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है आपके, लेकिन याद रहे, मोटा मोटी याद करिएगा, तो पीएनएस को यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने दो हिस्सों में बांटा है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है हमारे यहाँ वॉलंटरी एक्शन के लिए, क्योंकि ये कनेक्ट करता है हमारे यहाँ स्केलेटल मसल को। जबकि अगर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमारे यहाँ इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। और इसको भी दो हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक एक्टिविटी कब एराइज होती है हमारे यहाँ? तो हमारे यहाँ जब इमरजेंसी कंडीशन हमारे साथ क्रिएट होता है, तो उस इमरजेंसी कंडीशन के दौरान हमारे यहाँ सिंपैथेटिक एक्टिविटीज होती हैं। जब भी हम इमरजेंसी कंडीशन को खत्म करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं बॉडी को, तो वहां पे हमारे पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज शुरू होती है। क्लियर है? हाँ, इतनी बात क्लियर है, तो इतनी बात बताई गई है। अब जब हम आगे चलते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट भाई है वो न्यूरॉन है। इससे भी कई बार सवाल पूछा गया। अगर हम बात करेंगे न्यूरॉन की,
ये सारे चीजें लिखी हुई है। डेंड्राइट्स क्या होता है, निसेल्स ग्रेन्यूल क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी हम जान लें। सेल बॉडी क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, स्वान सेल्स क्या होती हैं, एक्सॉन क्या होता है, माइलिन शीथ क्या होती है, नोड ऑफ रेनवियर क्या होता है, एक्सॉन टर्मिनल्स क्या होते हैं, और साइनेप्टिक नॉब्स क्या होते हैं, और उनके अंदर क्या पाए जाते हैं। इतनी बातें हैं पढ़ने। लेकिन अगर न्यूरॉन का जिक्र करें, हम न्यूरॉन का जिक्र करें तो हम बोलते हैं कि न्यूरॉन के दो हिस्से होते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। न्यूरॉन की बात करें अगर हम, तो न्यूरॉन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट में क्या क्या हो गया भैया, तो न्यूरॉन के पास दो चीजें हैं। एक तो सेल बॉडी है, क्या है, सेल बॉडी, जिसे कि हम नाम देते हैं साइटोन बोलते हैं। और दूसरा होता है प्रोसेस, यानी जो भी आउटग्रोथ निकले हुए हैं सेल बॉडी से। दो चीजें हो गई, जो आउटग्रोथ है वो प्रोसेस हो गया, और जो मेन बॉडी है उसे सेल बॉडी, या इसको नाम देते हैं सोमा, या इसे नाम देते हैं साइटोन, या इसे नाम देते हैं पेरिकैरियन। इन नामों से सेल बॉडी या साइटोन, सोमा या पेरिकैरियन नामों से जाना जाता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसका फीचर। लेकिन प्रोसेसेस की बात करें तो हमारे यहां दो तरह के प्रोसेसेस पाए जाते हैं नेचर वाइज। हमेशा नेचर वाइज याद रखिएगा तो आपको आसानी होगी, अदरवाइज कभी कभी आप रास्ते से भटक जाते हैं। रास्ते से भटक जाते हैं, क्यों भटक जाते हैं इसकी बात समझेंगे। प्रोसेस हमारे यहाँ नेचर वाइज दो तरह के होते हैं, एफरेंट और ईफरेंट। एफरेंट और ईफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। अब एफरेंट क्या होता है और ईफरेंट क्या होता है, इसका मतलब समझ लें। ऐसा कोई प्रोसेस, चूंकि हमारे न्यूरॉन का काम है इंपल्सेस को ट्रांसफर करना, तो ऐसा कोई प्रोसेस जो नर्व इंपल्स को सेल बॉडी की ओर लेके आता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। ऐसा कोई प्रोसेस जो नर्व इंपल्स को सेल बॉडी की ओर लाता है, द प्रोसेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस towards the cell body, and that process is known as dendron या dendrites। डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स बोलते हैं। फिर दूसरा भैया इफरेंट प्रोसेस क्या होता है, तो ऐसा कोई प्रोसेस जो हमारे यहां नर्व इंपल्स को सेल बॉडी से दूर ले जाता है, उसे हम बोलते हैं इफरेंट प्रोसेस, और उसके नाम पे हमारे यहां अवेलेबल होता है क्या, एक्सॉन। तो हम जिक्र करते हैं डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स या एक्सॉन का, लेकिन ये पार्ट है, एक्सटेंशन है किसका, सेल बॉडी का प्रोसेस है, जो नेचर वाइज दो तरीके का होता है। एक प्रोसेस हमारे यहाँ ऐसा है जो नर्व इंपल्सेस को टुवर्ड्स द साइटोन लाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद इस साइटोन की ओर लेके आ रहा है। यहाँ पे जो नर्व इंपल्स इस एक्सॉन ने, इस न्यूरॉन ने हमारा पाया है, इसको अब एक्सॉन के थ्रू दूसरे की तरफ ले जाएगा, यानी एक ले आ रहा है और एक ले जा रहा है। इसी हिसाब से हमने प्रोसेसेस को नाम दिए। अगर हम देखें तो इसके स्ट्रक्चर जो, जैसे हमने बोल दिया डेंड्राइट्स क्या है, तो ये प्रोसेस है, नेचर वाइज क्या है, एफरेंट है, ये टुवर्ड्स द साइटोन नर्व इंपल्स को लेके आता है। अब देख रहे होंगे यहाँ लाल लाल रंग से दिखाई दे रहा है बहुत सारे ग्रेन्यूल्स, जिसे निसेल्स ग्रेन्यूल कहते हैं। कई बार इसी से रिलेटेड सवाल पूछा गया है कि निसेल्स ग्रेन्यूल होता क्या है, तो आपको बताया गया है कि जो हमारे यहाँ निसेल्स ग्रेन्यूल होते हैं, बेसिकली हमारे यहाँ के जो न्यूरॉन होते हैं उनके पास एक कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो डिवाइड करें, क्योंकि उनके पास सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। तो सिंपल सी बात है, जिसके साथ पैदा हुए हैं उसी के साथ खत्म होंगे, तो हम इनका रख रखाव बहुत उचित तरीके से करते होंगे। तो हमारे यहाँ प्रोटीन जो होता है बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है, रिपेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इनका वियर एंड टियर ना हो, इसलिए इनका वियर एंड टियर, क्योंकि जो है डिवाइड तो कर नहीं पाएंगी, तो ज्यादा से ज्यादा मेंटेन कर सके, इसलिए एक नॉर्मल कोशिका के अगेंस्ट देखें, नॉर्मल सेल में देखें, तो नॉर्मल सेल से ज्यादा यहाँ पे क्या पाई जाती हैं, प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स पाई जाती हैं। इधर ए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम्स होती हैं, जो साइटोप्लाज्म में ऐसे बिखरी हुई होती है। इसी को हम बोलते हैं, निसेल्स नामक साइंटिस्ट ने देख के बताया था कि एक नॉर्मल सेल से देखें तो यहाँ पे ज्यादा ग्रेन्यूल्स पाई जा रही हैं, प्रोटीन फॉर्मिंग ग्रेन्यूल्स, और इसी को नाम दिया इन्होंने निसेल्स ग्रेन्यूल। फिर हमारा न्यूक्लियस हो गया। ये जो इलाका है, ध्यान दीजिएगा, जहां से साइटोन, अब एक्सॉन की शुरुआत हो रही होगी, तो यहां पे जो है हम कुछ दिखा नहीं रहे,
देखिएगा, इस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। हम एक्सॉन हिलॉक को बोलते हैं ट्रिगर जोन होता है। क्या होता है भैया? ट्रिगर जोन। यानी हम स्टिमुलस को बेसिकली किसी भी न्यूरॉन पे जहां पे रिसीव करते हैं वही वो पॉइंट है, ट्रिगर जोन है हमारा एक्सॉन हिलॉक। अगर हम नॉर्मल न्यूरॉन को कैटेगराइज करें तो हमारे न्यूरॉन में न्यूरोफाइब्रिल्स भी पाई जाती है, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ नहीं है। ऐसे ऐसे न्यूरोफाइब्रिल्स पाई जाती है जो पूरे न्यूरॉन में फैली होती है, जो ब्लैक कलर से हम दिखा रहे हैं। एक्सॉन में भी होंगी, डेंड्रॉन में भी होगी, साइटॉन में भी होगी। क्योंकि हम जब डिफिनेशन देंगे न्यूरॉन का तो हम बोलेंगे कि न्यूरॉन इज अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ न्यूरोफाइब्रिल्स एंड निसेल्स ग्रेन्यूल। एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स की तरह स्ट्रक्चर है इसका, लेकिन दो चीजें इसके पास थोड़ा ज्यादा पाई जा रही है, एक तो निसेल्स ग्रेन्यूल और दूसरा न्यूरोफाइब्रिल। अब ये जो न्यूरोफाइब्रिल है इसका काम क्या है? न्यूरोफाइब्रिल जो है वो पूरे न्यूरॉन में न्यूरोफाइब्रिल, और जो हम बोलते हैं कि हर सेल का अपना जो है स्ट्रक्चरल जो फ्रेमवर्क है, तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है कौन? न्यूरोफाइब्रिल बनाती है। तो न्यूरॉन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। हम डिफाइन कर सकते हैं टिपिकल यूकैरियोटिक सेल characterized by the presence of neurofibril and Nissel's granule। ये टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स ही हैं, लेकिन इनके पास कैरेक्टरिस्टिक दो चीजें हैं कि इनके पास न्यूरोफाइब्रिल पाया जाता है और निसेल्स ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। याद रहे, निसेल्स ग्रेन्यूल एक्सॉन हिलॉक के इलाके में नहीं पाया जाता है, न्यूरोफाइब्रिल पूरे न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। ये न्यूरॉन की खासियत है। अब हम न्यूरॉन जब बोलते हैं तो नर्व फाइबर है, सिंपल। जैसे हम बोलते हैं ना मसल फाइबर, द कलेक्शन ऑफ मसल फाइबर इज नोन एज मसल। उसी तरह कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर इज नोन एज न्यूरॉन या नर्व बोलते हैं। ये तो न्यूरॉन या नर्व फाइबर हो गया। कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर इज नोन एज नर्व। यानी एक नर्व कोई भी हम बात कर रहे होंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे न्यूरॉन्स पड़े होंगे। तो अगर हम नर्व की बात करें तो कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर is known as नर्व। जिस तरह मसल फाइबर के कलेक्शन को हम मसल बोलते थे, उस तरह नर्व फाइबर या न्यूरॉन के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? नर्व बोलते हैं। अब ये जो नर्व फाइबर है ये नेचर वाइज दो तरीके का हो सकता है। इधर इट में बी सेंसरी इन नेचर, या तो ये चीजों को लेके आ रहा होगा, या ये मोटर इन नेचर होगा। यानी अपनी भाषा में बोले तो क्या होगा? दो तरह के काम करता होगा। या तो एफरेंट इन नेचर होगा, यानी दिमाग की तरफ मैसेज को लेके जाता होगा और वहां से रिस्पॉन्स लेके आता होगा, ईफरेंट। ये दो ही तरीके के हो सकते हैं नर्व फाइबर, या तो सेंसरी या तो मोटर। लेकिन बात करेंगे नर्व की, हम बोल रहे कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर इज नोन एज नर्व। तो नर्व हमारे यहां तीन तरह की हो जाती है। कैसे भैया? तो मान लो कोई नर्व हमारे यहाँ ऐसे नर्व फाइबर से बनी हुई है जिसमें केवल सेंसरी न्यूरॉन्स है, तो हम बोलेंगे सेंसरी नर्व है वो। क्या बोलेंगे? सेंसरी नर्व है। मान लीजिए हमारे यहाँ कोई मसल फाइबर जिसपे पास केवल मोटर न्यूरॉन है, तो हम बोलेंगे मोटर नर्व है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे एक ही नर्व जो कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर है उसमें दोनों तरह के नर्व फाइबर्स हो, सेंसरी एज वेल एज मोटर, तो हम बोलते हैं मिक्स्ड नर्व। तो नर्व हमारे यहाँ तीन तरह के हो सकते हैं, जबकि नर्व फाइबर हमेशा दो तरीके के होती हैं। ये बातें छोटी छोटी है, लेकिन इन बातों को ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया? बेसिक कॉन्सेप्ट को बनाते हैं, क्योंकि हम बहुत लाइट वर्जन पढ़ते हैं अपने न्यूरॉन का, बहुत कम बताया गया है। अब हम बात करें कि इनके पास कैसे हैं प्रोसेसेस, क्योंकि हमने बताया कि हमारे यहाँ न्यूरॉन को जब हम पढ़ते हैं
तो बांटते हैं उसको सेल बॉडी, साइटोन, सोमा या पेरिकैरियन में। और दूसरा पार्ट जो होता है प्रोसेस, प्रोसेस में हम देखते हैं कि एफरेंट प्रोसेस है एंड इफरेंट प्रोसेस है। तो अगर इसी प्रोसेसेस के बेसिस पे देखें तो हम हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, कि कैसे कैसे हैं इनके यहां प्रोसेस, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात करेंगे हम कि कितने टाइप्स के न्यूरॉन हैं, तो आपके एनसीईआरटी में जिक्र है 3 तरह के न्यूरॉन्स का, लेकिन हम थोड़ा 5 तरह पे ले जाएंगे आपको। एग्जाम्पल आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि मैं भी तो देखूं कि आप कितना पढ़ लेते हो। हमारे यहां जो न्यूरॉन है उनकी बात करें हम, तो हमारे यहां ए पोलर न्यूरॉन, ए पोलर क्यों कह रहे हैं कि यहां पे प्रोसेस है, लेकिन एक ही प्रोसेस जो है सेल बॉडी हो गया, यहां से प्रोसेस एराइज है, यही प्रोसेस एफरेंट की तरह भी काम कर रहा है और इफरेंट की तरह भी काम कर रहा है। इफरेंट और एफरेंट दोनों की तरह काम कर रहा है। ऐसे प्रोसेस जिनके पास है या जो ऐसे न्यूरॉन है उसे हम बोलते हैं ए पोलर न्यूरॉन। बेसिकली निडेरियंस पढ़िएगा तो वहां देखिएगा। चलिए एग्जांपल तो मैं बताने वाला नहीं था। दूसरा हमारे पास है यूनिपोलर न्यूरॉन। क्या भैया? यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि ऐसा कोई न्यूरॉन जिसके पास एक ही प्रोसेस हो, इधर एफरेंट या इफरेंट, तो ऐसे को बोलते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। एग्जांपल आपकी जिम्मेदारी, इतना नोट करके लाइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कॉपी में नोट करिएगा कि नहीं पता चलेगा, लेकिन बताइएगा तो मुझे रिस्पांस मिल जाएगा। बाईपोलर न्यूरॉन। बाईपोलर मतलब लग ही रहा होगा कि दोनों पोलैरिटी के प्रोसेस पाए जाते हैं, यानी इनके पास कुछ फाइबर्स ऐसे हैं जो एफरेंट की तरह काम करते हैं, कुछ फाइबर ऐसे हैं जो इफरेंट की तरह काम करते हैं, कुछ एफरेंट की तरह, कुछ इफरेंट की तरह। ऐसे न्यूरॉन को हम बाईपोलर न्यूरॉन कहते हैं। कहीं हम आई पढ़ेंगे तो एमाक्राइन सेल ऑफ रेटिना में देखेंगे पाई जाता है। खैर हम तो बताने वाले थे नहीं, चलो कोई बात नहीं। फिर हमारे यहां एक होता है स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। क्या होता है भैया? स्यूडो यूनिपोलर। अब स्यूडो यूनिपोलर क्या होता है भैया? यूनिपोलर तो समझ में आया, स्यूडो यानी झूठा, दिखावा तो कर रहे हैं कि ये यूनिपोलर है लेकिन है नहीं। तो कुछ न्यूरॉन हमारे यहां होते क्या हैं जिनके प्रोसेसेस आपस में फ्यूज जाते हैं। ऐसे एक एफरेंट आ रहा है और एक इफरेंट जा रहा है, और चूंकि ये सीथ में होते हैं ऐसे, तो हमें देखने में दूर से लगता है कि भैया एक ही प्रोसेस है इसके पास, तो ऐसे को हम बोलते हैं स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। कहीं हमारे यहाँ पाया जाता है कहाँ पे? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। एग्जांपल नोट कर लीजिएगा। फिर हमारे यहाँ होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। क्या होता है भैया? मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर का मतलब समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारे क्या हैं, एफरेंट प्रोसेसेस हैं और एक जो है इफरेंट प्रोसेस है। इसे हम बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। प्रोसेसेस के हिसाब से आपको याद रखना है कि प्रोसेसेस नेचर वाइज कैसी होती हैं। क्या वो नर्व इंपल्स को साइटोन की तरफ लेके आ रही हैं तो डेंड्राइट होगा, या नर्व इंपल्स को साइटोन से दूर लेके जा रही हैं तो एक्सॉन होगा। कभी भी ऐसा नहीं है, क्योंकि जनरल जो डायग्राम बनाते हैं उसमें जो सबसे बड़ा प्रोसेस दिखाते हैं हमारे जहन में होता है कि वही एक्सॉन होगा। कभी कभी आपसे डायग्रामेटिकली मिस्टेक या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक करा लिया जाता है। तो हमारे यहाँ जो जिक्र है एनसीईआरटी में वो यूनिपोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर का जिक्र तो है, ए पोलर या स्यूडो यूनिपोलर का जिक्र नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा था। ठीक है, तो इतने टाइप के न्यूरॉन हमारे यहाँ पाए जाते हैं, इतने टाइप के न्यूरॉन हमारे यहाँ पाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इतना पार्ट तो आप बेहतर तरीके से पढ़ के आएंगे, इतना पार्ट बेहतर तरीके से पढ़ के आएंगे, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट में जब सीएनएस और पीएनएस स्टार्ट करें तो आप ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड या इस तरह की जब हम चीजें जिक्र करें, पढ़ाएं उनके बारे में, तो आप बेहतर तरीके से कनेक्ट हो पाए। तो आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस चैप्टर को जैसे हमने बताया कि 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। एक बार में हमने पहले टिश्यूज के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा न्यूरल टिश्यू के बारे में या न्यूरॉन के बारे में अपने पढ़ा। दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे अपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, और तीसरा पार्ट हमारे यहाँ जो है सेंसरी ऑर्गन्स का है, और उस पार्ट को खत्म करेंगे तो हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो इतना पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी के यहाँ तक की बातें जो है सीख लीजिएगा, तो बहुत आपको हेल्प मिलेगा।
तब तक के लिए मिलेंगे हम अगले लेक्चर में नेक्स्ट डे। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय।